हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। और मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जिनको यहाँ डिस्कस करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं जो हर एग्जाम्स में आने ही आने हैं। ठीक है, जैसे एसएससी जीडी में ले लो। एसएससी जीडी में तो ऐसे क्वेश्चनों की भरमार आने वाली है। ठीक है, तो गाइस हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ज़्यादा प्रश्नों को नहीं रखा है, क्योंकि आप लोग अगर सही से रिस्पॉन्स देंगे तो इस श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए क्या लिखा हुआ है। नुआखाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, नुआखाई जो महोत्सव है निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारे पास ए है मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा उड़ीसा और चौथा उत्तर प्रदेश। तो आप लोग इसमें बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये जो नुआखाई महोत्सव है ये उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, तो अगर उड़ीसा की हम लोग बात करेंगे तो उड़ीसा में एक और पर्व मनाया जाता है जिसको बोलते हैं रज पर्व। क्या बोलते हैं इसको? रज पर्व। ठीक है, रज पर्व भी कहाँ मनाया जाएगा? उड़ीसा में मनाया जाएगा। और दूसरा धानु जात्रा। ठीक है, एक और पर्व है धानु जात्रा, ये भी कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है, और ये भी उड़ीसा का बहुत ही फेमस पर्व है। ठीक है, तो कौन कौन सा? नुआखाई हो गया, रज पर्व हो गया, धानु यात्रा हो गया, ये सारे के सारे कहाँ मनाए जाएंगे? तो ये सारे के सारे उड़ीसा में मनाए जाएंगे। ठीक है, कहाँ? उड़ीसा में। और ये उड़ीसा लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे अब उड़ीसा लिखना। क्या लिखना है? उड़ीसा लिखना है, क्योंकि ये जो उड़ीसा है ये उड़ीसा है, ये 2011 के बाद इसका नाम उड़ीसा रखा गया है। ठीक है, क्योंकि इसके पहले 2011 के पहले इसका नाम उड़ीसा हुआ करता था। ठीक है, और अगर हम बहुत समय पहले की बात करें तो इसका जो नाम है वो कलिंग था। क्या नाम था इसका? इसका नाम कलिंग था। इसका बहुत पहले नाम क्या होता था? कलिंग होता था। ठीक है, तो बात करते हैं फिर से एक बार, यहाँ से देख लीजिए आप लोग। नुआखाई महोत्सव किस राज्य में? तो नुआखाई महोत्सव उड़ीसा मनाया जाता है। रज पर्व, धानु यात्रा, ये भी दोनों कहाँ के हैं? उड़ीसा के हैं। उड़ीसा जो है वो 2011 में इसका नाम पड़ा। इसके पहले उड़ीसा हुआ करता था, लेकिन उड़ीसा के पहले भी इसका नाम था कलिंग। मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, आपको एक्सप्लेन में दिख रहा होगा कि नुआखाई उड़ीसा का प्रमुख पर्व है। यह पर्व पश्चिम उड़ीसा के सीमावर्ती छत्तीसगढ़ में भी इसको मनाया जाता है। याद रखना यहाँ पे, इसको छत्तीसगढ़ में भी इस पर्व को मनाया जाता है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से पहले हम लोग देख लेते हैं कि कुछ राज्य जो हैं उनमें कौन कौन से प्रमुख फेस्टिवल मनाए जाते हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ से देखते हैं। चलिए देखिए, लिखा हुआ है भारत के प्रमुख महोत्सवों के बारे में अगर हम लोग देख लें तो सबसे पहले ऊंट महोत्सव जो है ये मनाया जाता है राजस्थान में। कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है। और राजस्थान के कहाँ? तो ये बीकानेर में। राजस्थान के बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसलमेर में मनाया जाता है मरु महोत्सव। कौन सा? मरु महोत्सव जो है जैसलमेर कहाँ पर है? तो ये भी है राजस्थान में। कहाँ पर है? ये भी है राजस्थान में। और राजस्थान में मनाया जाता है मरु महोत्सव और ऊंट महोत्सव। इसके बाद रज पर्व मैंने बता दिया उड़ीसा में, नुआखाई बता दिया मैंने उड़ीसा में, धानु यात्रा बता दिया मैंने उड़ीसा में। खीर भवानी मेला ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। खीर भवानी मेला जो है वो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। और इसके बाद अम्बुबाची मेला, ये कहाँ का है? तो ये असम का है। ये असम का है अम्बुबाची मेला। और ये प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। कहाँ पर? कामाख्या मंदिर जो है यहाँ पर इस उत्सव को मनाया जाता है। कामाख्या मंदिर असम में है और इसी मंदिर में अम्बुबाची का मेला लगता है। ठीक है, पुष्कर महोत्सव तो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। जबकि पुष्कर जो मेला है, पुष्कर मेला जो है वो कहाँ पर होता है? तो वो राजस्थान में होता है। ठीक है, पुष्कर मेला राजस्थान में होगा, लेकिन पुष्कर महोत्सव इसको जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। और गाइस, अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रा सा भी समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। 8वीं अनुसूची जो भूमि सुधार से संबंधित है किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? 8वीं अनुसूची की बात कर रहा है कि 8वीं अनुसूची जो भूमि सुधार से संबंधित है किस संविधान संशोधन के तहत इसको संविधान में जोड़ा गया था। तो पहला ऑप्शन कह रहा है 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, या 44वां संविधान संशोधन 1978 में, या फिर फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में, या फिर 52वां संविधान संशोधन 1985 में। ठीक है, तो यहाँ से बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पहला। ठीक है, क्या? पहला संविधान संशोधन 1951 में। अब देखना कहानी क्या चल रही होती है। पहला संविधान संशोधन 1951 जोड़ा गया, और इसके तहत एक नई अनुसूची जोड़ी जाती है, इसको बोलते हैं नवीं अनुसूची। कौन सी? नवीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची थी? तो ये नवीं अनुसूची थी, इसको संविधान में जोड़ा जाता है। और ये कब जोड़ा गया? तो 1951 में, और ये पहला ही अमेंडमेंट था संविधान में।
और इसी के द्वारा नवीं अनुसूची को जोड़ा जाता है और ये संबंधित थी भूमि सुधार से संबंधित थी। इसके बाद ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसके तहत भारत में जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा जाता है। वो 3 शब्द से पहला था समाजवाद। कौन सा था? पहला समाजवाद था। दूसरा जो था वो था अखंडता, ठीक है, दूसरा था अखंडता और तीसरा था धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष। तो 3 शब्दों को जोड़ा गया था। पहला कौन सा? पहला समाजवाद, दूसरा अखंडता और तीसरा धर्मनिरपेक्ष। तो पहला यानी कि पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाएगा जो 1951 में जोड़ी गई थी। और वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या की अगर हम लोग बात करेंगे तो 12 अनुसूचियाँ संविधान में हैं, ठीक है। लेकिन जब संविधान बनाया गया था तो उस समय केवल 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। जो 8वीं अनुसूची है वो भाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है और इसमें कुल 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। इसके बाद अगर हम 44वां संविधान संशोधन 1978 की बात करें, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। और इसके बाद 52वां संविधान संशोधन जो था वो 1985 में हुआ था, जो दल बदल कानून से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं और नेक्स्ट से बात करने से पहले हम कुछ प्रमुख संविधान संशोधनों के बारे में देख लेते हैं। पहला संविधान संशोधन मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे किया है कि 1951 में इसको जोड़ा गया था, जिसके तहत भूमि सुधार किया गया था, जो नवीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था। जब संविधान का निर्माण किया गया था उस समय भारतीय संविधान में कुल 8 अनुसूची थी और अब कितनी हो गई? टोटल 12 हो गई हैं। प्रमुख संविधान संशोधनों में देखें तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य जो थे वो आर्टिकल नंबर 51 थे, 51, ठीक है, 51 का आर्टिकल नंबर 51 का थे, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। लेकिन जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी उसके द्वारा कुल संविधान में 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया गया था, लेकिन जुड़े कितने थे? 10 जुड़े थे, ठीक है। कितने जुड़े थे? 10 जुड़े थे। इसके बाद मैंने समिति बता दिया कौन सी थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी ये। इसके बाद इसके प्रस्तावना में इसी के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है, 3 शब्दों को जोड़ा गया था। इसके बाद की अगर बात करें हम लोग तो 52वां संविधान संशोधन जो था 1985 में हुआ था। मैंने आपको बताया था दल बदल कानून से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो दल बदल कानून से संबंधित है। इसके द्वारा अनुसूची 10 को संविधान में जोड़ा गया था। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, 1989 में हुआ था। और इसी के द्वारा क्या किया गया था? मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था। दूसरा अगर देखते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978 जो था, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे संवैधानिक अधिकार बना दिया गया और इसे आर्टिकल नंबर 300A में शामिल कर दिया गया, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निम्नलिखित में से किस वायसराय के द्वारा लागू किया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात कर रहा है तो ये क्वेश्चन इसका पूरा एक्सप्लेन हम लोग करते हैं। पहली बात तो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था ये है क्या एक्चुअली में? तो ये जो एक्ट था इसको खास मुख्य तौर पे इसको इसलिए अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया था कि उस समय के जो पत्र थे वो अंग्रेज़ों का खुले तौर पे बहुत विरोध करते थे। वो हिंदी भाषा में थे, जो लोकल भाषाओं में होते थे, जैसे बंगाल में तो बंगाली भाषा में होगा, मद्रास में होगा तो मद्रासी भाषा में होगा, तमिल में होगा तो तमिल वाली भाषा में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा तो हिंदी में होगा। तो ये खास तौर से अंग्रेज़ों की बहुत बुराई कर रहे थे। तो अंग्रेज़ों ने प्लान किया कि इन सारे अखबारों को अगर बंद कर दिया जाए तो लोग लोकल भाषा में जो समाचार पत्र पढ़ते हैं वो पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश सबको तो आती नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि लोकल समाचार पत्र जितने भी थे उनको हम क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। यानी लोकल समाचार पत्रों को क्या कर दिया जाएगा? बैन कर दिया जाएगा। और इसके द्वारा केवल एक ही लैंग्वेज के अखबार की बिक्री होगी। वो कौन सी होगी? वो थी इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। कौन सी थी? इंग्लिश लैंग्वेज थी। केवल इंग्लिश में ही समाचार पत्रों को चालू किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य जो था अमृत बाजार पत्रिका को बंद करने का था। किसको? अमृत बाजार पत्रिका को बंद करने का उद्देश्य जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा चलाई जा रही थी। किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा।
लेकिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी को पता चलता है कि अंग्रेज हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, जिस दिन बंद होना था अपने आप को रातों रात अपने आप को इंग्लिश में कन्वर्ट करा लिया। अपने अखबार को, जो अमृत बाजार पत्रिका थी, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करा लिया। अंग्रेजों ने नियम लाया और बंद करना चालू कर दिया। इसके द्वारा बंद किया जाने वाला अखबार था सोम प्रकाश। कौन था? सोम प्रकाश। ठीक है, सोम प्रकाश को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा बंद कर दिया गया था, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा क्या किया जा रहा था, प्रकाशित किया जा रहा था। ठीक है, किसके द्वारा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा इसको प्रकाशित किया जा रहा था। अब क्वेश्चन ये तुमसे पूछ रहा है कि इस एक्ट को किस वायसराय के द्वारा लागू किया गया था, तो इसमें कौन सा वायसराय हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन या लॉर्ड लिटन। ठीक है, ये मैं आंसर तुम लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि तुम लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करोगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में। और मैं यहाँ से एक और बात बता दूँ कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, इसको गलाघोटू प्रेस भी कहा जाता था। ठीक है, गलाघोटू एक्ट भी इसे कहा जाता था, यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो इसको किसके द्वारा लागू किया गया था, मैं यहाँ से फिर से बता रहा हूँ, जिसको लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया गया था। जो लॉर्ड रिपन थे, कौन से? जो लॉर्ड रिपन थे, इनके द्वारा इस एक्ट को बंद कर दिया गया था। तो लॉर्ड लिटन के द्वारा शुरू किया जाएगा और लॉर्ड लिटन के द्वारा बंद किया जाएगा। लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल था वो 1876 से 1880 तक था, यानी कि 4 साल के कार्यकाल था इनका। इसके द्वारा भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया गया, जिसके तहत लोकल समाचार पत्रों को बंद कर दिया गया, जिसे गलाघोटू एक्ट की संज्ञा दी जाती। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मुख्य रूप से इसको अमृत बाजार पत्रिका को बंद करने के लाया गया था, लेकिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने रातों रात अपने आप को अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट कर दिया। इस एक्ट के द्वारा बंद होने वाला प्रमुख समाचार पत्र जो था वो था सोम प्रकाश। मैंने आपको ये सब बता दिया, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा संपादित किया जा रहा था। ठीक है, तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी यूपी SSSC पेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसको किस प्रस्ताव के अस्वीकार करने के बाद उसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन जो था वो भारत कब आया था? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1940 में, बी 1942 में, सी 1945 में और डी 1928 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 में। ठीक है, 1942 में इस एक्ट को लाया गया था, यानी कि क्रिप्स मिशन जो था वो भारत 1928 में नहीं 1942 में आया था। कब? 1942 में आया था। 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आता है। इस मिशन के द्वारा भारत को डोमेनियन राज्य देने की बात की गई थी, यानी कि डोमेनियन राज्य भारत को देने की बात कही गई थी। महात्मा गांधी ने इसे क्या कहा था? तो पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड की संज्ञा दी थी और इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे जंग लगी कील कहा था। ठीक है, तो ये किसने कहा था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो महात्मा गांधी ने इसको क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे जंग लगी कील कहा। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद ही भारत में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है, और भारत छोड़ो आंदोलन हमने बताया था आपको ये 1942 में शुरू किया जाता है महात्मा गांधी के नेतृत्व में। और ये भारत छोड़ो जो आंदोलन था महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया लास्ट और तीसरा सबसे बड़ा जन आंदोलन था। तीसरा सबसे बड़ा जन आंदोलन था कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी में करो या मरो का नारा दिया गया था। करो या मरो का नारा किसमें दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन, और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को शुरू हुआ और 9 अगस्त की रात को सब जितने बड़े नेता थे उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, जेल में बंद कर दिया जाता है। और इसके बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि यहाँ पर जो हर व्यक्ति होगा वो स्वयं अपना नेता होगा, स्वयं व्यक्ति अपना क्या होगा? नेता होगा। इसीलिए इसको हम नेता विहीन आंदोलन की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति जो है वो अपना नेता स्वयं था। ठीक है, और इसी के बाद भारत को आज़ादी मिल जाती है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन कैसे रहे बताना आप लोग टाइप करके, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को